हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 3 जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। स्टूडेंट, ये तीनों न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आपके केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर 2 है विलयन और चैप्टर 4 जो आपका है रासायनिक बलगदगी, इन दोनों चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर वीडियो बनाइए 12th केमिस्ट्री के। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 न्यूमेरिकल बताऊंगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, ये है रासायनिक बलगदगी चैप्टर का, इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये न्यूमेरिकल शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो, ठीक है। तो आपको ध्यान से एक एक न्यूमेरिकल को देखना है, क्योंकि इसी में से न्यूमेरिकल आएंगे और आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे अगर आप लोग को पहले से ही पता रहेगा। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा सेकंड चैप्टर विलयन से है। न्यूमेरिकल क्या है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। यहां पर पोटेशियम का परमाणु भार दिया गया है 39 और क्लोरीन का 35.5। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। देखिए, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। तो देखिए, किसकी मात्रा कम है, पोटेशियम क्लोराइड की, तो ये विलेय होगा, ठीक है। और जल की मात्रा ज्यादा है तो ये विलायक होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमें दिया गया है विलेय का भार। हमें क्या दिया गया है, विलेय। और विलेय हमारा क्या है, विलेय हमारा है पोटेशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है KCl, ठीक है। तो इसका हमें भार दिया गया है तो हम लिख लेते हैं का भार, ठीक है। तो KCl का भार हमें दिया गया है 15 ग्राम, 15 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, उसके बाद में देखिए हम इसका अणुभार भी निकाल सकते हैं, विलेय का अणुभार, ठीक है। विलेय का अणुभार। तो देखिए, विलेय हमारा क्या है, विलेय हमारा है KCl, ठीक है। क्या है, KCl है। तो KCl का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए K का हमें दिया गया है 39, तो हम 39 लिख देंगे और प्लस Cl का आपको इसमें जोड़ देना है, तो इसका है 35.5। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा बताइए, इसका आ जाएगा 74.5, ठीक है। 74.5 यानी कि 74.5 हमारा आ गया विलेय का अणुभार, यानी कि KCl का अणुभार हमारा आया 74.5। देखिए, हमें के का अणुभार दिया गया था 39 और Cl दोनों को जोड़ देना है, आपका अणुभार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया विलयन का आयतन, 1 लीटर जल में घोला गया है, ठीक है। तो हमें दिया गया है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 लीटर, ठीक है। लीटर में हमें दिया गया है 1 लीटर। अब देखिए हम निकालेंगे विलयन की मोलरता, क्योंकि हमें निकालना है विलयन की मोलरता। तो यहां पर हम निकालेंगे विलयन की मोलरता, मोलरता, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है विलयन की मोलरता का, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय, ठीक है। विलेय क्या है बताइए, विलेय क्या है, विलेय है KCl। तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में KCl के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, अपान विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। ये हमें दिया गया है। तो देखिए यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें विलयन की मोलरता निकालनी है तो हमें विलेय के मोलों की संख्या पता होना चाहिए, इसको कैसे निकालें। तो देखिए, विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो विलेय के भार को अणुभार से भाग दे दीजिए। देखिए यहां पर मैंने लिखा है विलेय के मोलों की संख्या, हमें KCl के मोलों की संख्या निकालनी है। तो KCl का भार जो हमें दिया गया है 15 ग्राम और KCl का जो अणुभार हमने निकाला 74.5 ग्राम, इसको भाग दे दीजिए तो हम देते हैं। देखिए KCl का भार है 15 और KCl का अणुभार है 74.5। तो इसको भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.20, ठीक है। 0.20 याद रखिएगा, इतना आपका आ गया 0.20। अब हम लोग यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर 0.20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर 0.20, ठीक है, अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए विलयन का आयतन हमें लीटर में दिया गया है 1 लीटर, तो हम 1 कर देंगे और हमारा यहां पर फाइनली जो आएगी विलयन की मोलरता, विलयन की
मोलरता वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.20 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया विलयन की मोलरता। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं किसी भी विलयन की मोलरता। समझ में आया। आई होप कि आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अपना सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है ये चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स से है, यानी कि रासायनिक बलगत की चैप्टर से। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, और जो थर्ड न्यूमेरिकल आपका होगा वो थोड़ा सा टफ है। तो देखिए न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से समझिए। देखिए प्रथम कोट की एक अभिक्रिया है जिसमें 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहां पर हमें अर्धायुकाल दिया गया है। अर्धायुकाल क्या होता है, किसी अभिक्रिया का वह समय जब वो 50% पूरा होती है, यानी कि आधा पूरी होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी रह गई है, तो यहां पर हमें अर्धायुकाल दिया गया है। अर्धायुकाल को हम टी हाफ पे डिनोट करते हैं। तो टी हाफ इक्वल टू हमें दिया गया है 50 सेकंड। ठीक है, 50 सेकंड। अब देखिए हमें निकालना है वेग स्थिरांक। तो देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अर्धायुकाल के पद में वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, वेग स्थिरांक को हम डिनोट करते हैं के से। के इक्वल टू होता है 0.6932, 0.6932 अपान टी हाफ, अपान टी हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप इससे वेग स्थिरांक को आसानी से निकाल सकते हैं। तो के इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 50। ठीक है, 50 दिया गया। तो देखिए यहां पर हम एक छोटा सा काम करते हैं, बहुत ही सिंपली समझिए। हम ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं। क्यों? ताकि ये जो 0.6 है ये 6 और 9 के बीच में दशमलव आ जाए। जब आप 10 से गुणा करेंगे तो ये 6.932 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे के इक्वल टू 6 दशमलव, ठीक है, 6.932। ठीक है, जब आप 0.6932 को गुणा करेंगे 10 से तो 6.932 आ जाएगा अपान ये हो जाएगा 50 गुणे 10। 50 का 10 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, ये 500 हो गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा साइड में, देखिए 6.932 अपान 500 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए 10 की पावर 2 है, यानी कि 100, 100 का 5 से गुणा 500। ठीक है, तो इतना हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा के इक्वल टू, देखिए इसका हम गुणा कर देंगे, पहले इसको भाग दे देते हैं, लेकिन यहां पर एक काम कीजिए, देखिए 6.932 अपान 5। ठीक है, इंटू ये जो 10 की पावर 2 है नीचे प्लस में, वो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप क्या कीजिए, 6.932 को 5 से कट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1.38। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा वेग स्थिरांक के इक्वल टू 1.38 इंटू 10 के पावर -2, और इसका मात्रक होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये सेकंड इनवर्स हमारा हो जाएगा, और ये हमारा न्यूमेरिकल लग चुका है, वेग स्थिरांक हमने निकाल दिया। बहुत ही सिंपली आपको समझना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब तीसरा न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा समझना होगा, ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। देखिए एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब 50% संपन्न होने का मतलब आपको ये नहीं कि ये अर्धायुकाल दिया गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। तो मान लेते हैं सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, समय दिया गया, हमें टी दिया गया है, कितना, 100 सेकंड, 100 सेकंड। ठीक है, 100 सेकंड। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे बताता हूं। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, एक वेग स्थिरांक का फॉर्मूला और होता है, के इक्वल टू होता है
2.303 शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, अपान टी इंटू log 10 ए अपान ए माइनस एक्स, ए अपान ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक को निकालने का एक और फॉर्मूला है, जिससे आप लोग वेग स्थिरांक को आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आप लोग कहेंगे यहाँ पर टी क्या है, समय है, ए क्या है, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी। ए माइनस एक्स क्या है, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ पर ए हम क्या रखेंगे, तो माना जो अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है। ठीक है, क्या है, ए है। मैंने बताया अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है, तो टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, टी समय पश्चात। ठीक है, तो देखिए टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता को हम लोग डिनोट करते हैं ए माइनस एक्स से। तो ये कितनी होगी बताइए, ए माइनस एक्स का मतलब यहां पर क्या दिया गया है कि प्रारंभिक 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। तो देखिए यानी कि प्रारंभिक सांद्रता से आधा संपन्न होती है। ठीक है, तो हम ए माइनस एक्स के स्थान पर ए बाई 2 लिखेंगे। मतलब देखिए ध्यान दीजिए, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अब 50% का मतलब क्या हुआ, जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता थी तो 100 सेकंड में, यानी कि 100 सेकंड पश्चात अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो ए बाई 2 होगी, यानी कि वो आधी संपन्न हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर ए बाई 2 हम रखेंगे किसके स्थान पर, यानी कि 1/2 गुणे प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, देखिए 1/2 गुणे प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, ए है, तो हमारा ए बाई 2 आ जाएगा। तो हम ए माइनस एक्स के स्थान पर ए बाई 2 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आधी अपक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ए माइनस एक्स के स्थान पर हम ए बाई 2 लिखेंगे। अब वही हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान, देखिए टी की वैल्यू हमें दी गई है, कितना दिया गया है 100 सेकेंड। मैंने बताया ऊपर देखिए दिया गया है, ध्यान दीजिए ये। ठीक है, 100 सेकेंड। यहां पर हो जाएगा log 10, ए की वैल्यू हमारी ए ही रहेगी, ए माइनस एक्स के स्थान पर हम लिख देंगे ए बाई 2, ए बाई 2। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपान 100 इंटू log 10, ये हो जाएगा 2a बाई 2। ठीक है, सॉरी 2a बाई ए हो जाएगा। ठीक है, 2a बाई ए, देखिए a अपान 2 है। ठीक है, तो a का गुणा सबसे ऊपर वाले a का गुणा 2 से होगा, तो ये 2a हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा a। ठीक है, अब a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, तो बचेगा k इक्वल टू 2.303 अपान 100 इंटू log 10, log लिख दीजिए। ठीक है, log 10 इंटू 2। ठीक है, log 10 इंटू 2। अब यहां पर जो log 10 2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैं साइड में बता देता हूं, log 10 2। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, तो यहीं पर हम इसको रख देंगे। तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान 100 इंटू log 10 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक है, ये इतना होता है। अब यही हम सॉल्व कर लेंगे, ध्यान दीजिए k इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसका 2.303 इंटू 0.3010 का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.693। ठीक है, 693 अपान 100 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब इसको हम भाग देंगे 0.693 को 100 से, तो ये हो जाएगा 0.00693। ठीक है, तो इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो दशमलव है ये 100 से भाग देंगे इसको 0.932 को, तो ये 2 दशमलव जो है इसके आगे 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, इसके पीछे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.00693। ठीक है, आप भाग देकर देख सकते हैं। ठीक है, अब या तो हम इतना ही आंसर लिख दें या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू, देखिए ये
इस दशमलव को हम 6 और 9 के बीच में ले आते हैं तो 6.93 हो जाएगा, 6.93, ठीक है, इंटू देखिए कितने अंक हम इधर आए हैं, 1 2 3, 3 अंक आए हैं तो उतने ऊपर माइनस कर देंगे तो 10 की पावर -3, ठीक है, इतना हो जाएगा सेकंड इनवर्स और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, देखिए 0.00693 को हम लिख सकते हैं 6.93 गुणे 10 की पावर -3, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को आपको लगाने के लिए, ठीक है, तो समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल भी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला याद रखना है, देखिए ये वाला फॉर्मूला k = 2.303/t log 10 a/a-x, ठीक है, जहां t है समय, a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a-x है t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। समझ में आ गया? तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।